तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड में देखा कि एमएससी क्लास से निकल जाता है, साथ ही मंडूली भी अपने मन में सोचते कि अब जिनकी फैमिली एमएससी को नहीं छोड़ेगी। तो इसके बाद की दोस्तों कहानी को मैं एक्सप्लेन करने वाला। तो दोस्तों अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई देख लो, वरना मजा नहीं आएगा। तो फिर एमएससी भाई वहां से क्लास से निकल जाता है। तो फिर तभी मंडूली क्लास में होती है। तो फिर तभी मंडूली की सहेली आती है जिसका नाम सियोन होता है। और सियोन कहती है, क्या तुमने हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखा है? मैंने देखा, वो काफी बढ़िया है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो एक सुपर हीरो है। सीओ एमएससी के बारे में काफी सारी बातें करते, काफी तारीफ करते। तो फिर उसके बाद मंडूली अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इसको बता दूं। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जिन को होश आ जाता है। तो फिर जिन तभी कहता है कि मुझे पता है कि पूरे के पूरे स्कूल में मेरा मजाक बन चुका है और मैं ये सारी चीजों को इतनी आसानी से तो नहीं भूलने वाला। तो फिर उसके सामने वो 3 लड़कियां खड़ी होती हैं। तो फिर तभी वो जो बीच वाली जो यानी कि मेन होती है वो कहती है, तुम आखिर अब क्या करने वाले हो? तो फिर तभी जिन कहता है, तुम चिंता मत करो, वो हमारा जो होम रूम टीचर है वो उसको देख लेगा और वैसे भी वो मेरे लिए काम करता है, तो इसीलिए उसको अच्छे तरीके से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर तभी सीन वहां पे शिफ्ट होता है। तो फिर हमें मंडूली दिखाई जाती है। तो फिर मंडूली वही अपनी सहेली सीओ की बातें सुन रही होती है कि एमएससी ये है, एमएससी वो है। तो फिर तभी मंडूली अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इसको बता दूं कि वो मेरा मैनेजर है। लेकिन वही मंडूली कुछ कहे लेकिन सीओ उसकी तारीफ करती रहती है। तो फिर तभी अचानक मंडूली कहते हैं कि मेरी बात सुनो ध्यान से, जो एमसी है वो मेरा मैनेजर है। ये सुनने के बाद सियोन काफी हैरान हो जाती है। तो फिर उसके बाद फिर वो अपने मन में सोचती है कि इससे तो मैं बात करना चाहती थी, मैं तो उससे बात करने के बारे में सोच रही थी। तो फिर तभी मंडूली भी उसको भाई सारा कुछ बता देती है। मंडूली अपनी सहेली सियोन को सबको बता देती है कि कैसे उसने मेरी जान बचाई, कैसे उसने फाइट की। तो फिर सियोन भी थोड़ी शौक रह जाती है ये सब कुछ सुन के। तो फिर तभी सियोन कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे मैनेजर से बढ़िया तो तुम्हारा मैनेजर है, तुम्हारा मैनेजर भरोसेमंद है। तो फिर तभी सियोन कहता है कि चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। तो फिर तभी मंडूली कहते हैं कि तुम मेरा एक और काम कर सकती हो। तो सियोन कहते कि हाँ बताओ। यहाँ पे इस एकेडमी में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो मेरा मैनेजर जो कुछ भी मैंने तुझे बताया वो प्लीज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो फिर सियोन भी सारी चीजों के लिए मान जाती है। तो फिर तभी सियोन कहती है, वो सब तो ठीक है लेकिन एमएससी के लिए अब काफी बुरी चीजें होने वाली है, क्योंकि जिन की फैमिली का तुझे पता ही है, जिनकी फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल और पैसे वाली ये तुझे पता ही है। और इसके साथ ही इस एकेडमी में जो काफी सारे टीचर्स हैं वो भी जिन के लिए काम करते हैं। तभी हमें एमएससी का सीन दिखाया जाता है जो कि होम रूम टीचर के साथ। होम रूम टीचर कहता है एमएससी को कि तुम्हें यहाँ पर आए 1 दिन ही हुआ है अभी, और यहाँ पर एक ही दिन में तुमने एक बच्चे से फाइट की और उसे बुरी तरह पीट दिया। लेकिन एमएससी तो उस टीचर की बातों को इग्नोर करते हुए पाक के बारे में सोच रहा था। क्लास मॉनिटर पाक वो सोच रहा होता पाक की उन बातों के बारे में, जहाँ पे पाक उसे कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो तुम मुझे अच्छे तरीके से देख सकते हो, मेरी बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छिपा रहा हूँ तुझसे। जैसे ही एमएससी उसकी बॉडी को चेक करता है वो देखता है कि इसके अंदर क्यों एनर्जी नहीं है। वहां पे तो एमएससी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर चिल्ला चिल्ला के एमएससी को कह रहा होता है, तुमने एक ही दिन में एक बच्चे को पीट दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स को आने दो, पेरेंट्स से मैं बात करूंगा। लेकिन एमएससी को घूरने लगता है। तो फिर टीचर भी गुस्से से कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं घूर सकते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घूरने से मैं डर जाऊंगा? ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जब से तुम आए हो तुमने लोगों को बुली करना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? तुमने कहा था कि इस जगह पे तुम्हारे पेरेंट्स भी आए हैं, जल्दी से उन्हें बुलाओ वरना तुम्हारे लिए चीजें काफी बुरी होने वाली है। तभी एमएससी बैठे बैठे कहता है कि मुझे भी इस जगह पर कुछ ज्यादा टाइम इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, तुम चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएंगे। तो फिर जैसे ही एमएससी अपनी बातों को खत्म करता है इसके बाद तो टीचर उसको चिल्लाने लगता है। एक बार फिर से उसको बोलते जाता है बोलते जाता है। तभी एमएससी भी उसको रोक के तभी वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे माफी मांगो तभी मैं तुझे जाने दूंगा। तो फिर टीचर और भी गुस्से में आ जाता है। तो फिर तभी वो एमएससी को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? इसके बाद तो काफी सारे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और फिर एमएससी के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो टीचर भी अच्छे तरीके से जानता था कि ये गार्ड्स प्रेसिडेंट के। इसके बाद जो साथ होने के सिक्योरिटी एजेंसी हेड खड़ा होता है वो कहता है, आखिर तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो? इस नेशनल एकेडमी में सभी स्टूडेंट को बराबर से देखा जाता है, लेकिन तुम तो कुछ लोगों को काफी फेवर करने लगे हो। इतना सुनने के बाद टीचर काफी हैरान हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर आप कैसे आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि आप तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं प्रेसिडेंट के। तो फिर तभी वो ऑफिसर एमएससी को कहता है कि तुम अपनी क्लास में जा सकते हो, तुम्हें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी इस जगह पे किया है मैं अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर दूंगा, तुम चिंता मत करना। तो फिर एमएससी कहता है कि चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो फिर तभी वो टीचर कहता है कि इस बंदे की आइडेंटिटी क्या है? तो फिर तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें यूनी दिखाई जाती है जो कि किसी टेरेस पे खड़ी होती है। वो फिर एमएससी को कह रही होती है कि जो तुमने मुझे काम कहा था वो मैंने अच्छे तरीके से कर दिया, लेकिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। तुमने मुझसे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था जो कि मैंने निकाल दी, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो ये तो बताओ।
तो फिर तभी एमएससी बताता है कि मुझे लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्यूआई एनर्जी बिल्कुल हम दोनों की तरह, लेकिन उसकी क्यूआई एनर्जी और हमारी बहुत ज्यादा अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी बॉडी के अंदर क्यूआई एनर्जी कहाँ से आई। तो फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सारी की सारी पाक के बारे में बात कर रहा था, यानी कि पाक की जानकारी लेके आई थी। तो फिर तभी हमें पता चलता है कि पाक एक नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से गुजारी है। कहती अब तुम कहोगे कि इसकी जो क्यूआई एनर्जी है उसको अपने पेरेंट्स से मिली, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि इसके कोई पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ एक इसका बड़ा भाई है। बड़े भाई के अलावा इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तभी एमएससी कहते कि क्या तुमने पता किया उसका बड़ा भाई करता है? तभी यूनी कहते कि वो एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यूनी कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस जगह से क्यों एनर्जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुझे भी योन ने बताया था। तभी एमएससी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि क्यों एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। तो फिर इसके बाद फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एमएससी एक बार फिर से पाक के बारे में ही सोच रहा था। लास्ट टाइम मैंने उस गार्ड्स के अंदर ही क्यों एनर्जी को फील किया। मुझे तो लगता है कि पाक और इन गार्ड्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसके बाद फिर वो योन के बारे में सोचता कि योन ने बिल्कुल सही कहा था, इस जगह से अंदर क्यों एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हो क्या रहा है मैं इसके बारे में जानकारी जरूर इकट्ठी करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता तो फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जब स्कूल क्लासमेट पाक अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके माइंड के अंदर वही सारी चीजें चल रही थी जो आज एकेडमी में हुई थी। तभी वो ऊपर की तरफ चलता है तो फिर वो अपने बड़े भाई को ये सब कुछ बताता है। वो अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जो कि मेरी ही तरह की वो एनर्जी को जानता और यूज कर सकता है। आज उसने मेरी बॉडी के अंदर की वो एनर्जी को फील किया था। उसने मुझसे पूछने की कोशिश करी कि वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर कैसी है। मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। वैसे भी वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसने पहले ही दिन एकेडमी में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो फिर तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि रुको एक मिनट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर तभी पाक कहता है कि मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, आप मुझ पर यकीन कर सकते हो। तो फिर तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे ये बताओ कि उस लड़के के लंबे बाल तो नहीं बिल्कुल लड़कियों की तरह और उसकी हाइट लंबी तो नहीं थी और वो बातें तो काफी अजीब करता है। समझ आ गया था कि मेरा भाई एमएससी की ही बातें कर रहा है। तभी पाक आगे बढ़ता हुआ कहता है कि लेकिन भाई आपको कैसे पता चला? इसका बड़ा भाई भी समझ आता है कि ये वही है जिसके साथ मेरे लोगों की मुलाकात हुई थी। फिर जैसे ही पाक आगे बढ़ता रहता है तो फिर तभी उसका भाई वहां से गायब हो जाता है और ये सारी चीजें हुई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्यों एनर्जी की वजह से। पाक भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि आखिर मेरे भाई को इतना कुछ कैसे पता है एमएससी के बारे में? इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरे भाई को तो काफी कुछ पता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो फिर हमें एक फोन का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एक बंदा फोन पे बात कर रहा था और कहता है आखिर हुआ क्या? मुझे उस पर्सन के बारे में जानकारी मिली है। मुझे जानकारी मिली है कि लास्ट टाइम जिस बंदे ने हमारे साथ फाइट की थी वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। मुझे पता चला कि वो मेरे ही भाई के साथ पढ़ता है। तभी वो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम वो करो। लास्ट टाइम तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तभी तुम कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम काफी कुछ कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है क्योंकि जब भी कोई गलती होती थी तो तुम उसे इजीली सॉल्व कर देते हो, तो इसीलिए अब भी तुम वैसे ही करो। तो इसीलिए उस लड़के को रास्ते से हटाओ। तो फिर तभी वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस काम को मैं अच्छे तरीके से तो फिर इसके बाद फिर वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो बोलता है, जैसे जैसे वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जो साथ में पेड़ होता है वो भी जलने लगता है। तो फिर वो बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लास्ट टाइम तुमने मेरे आदमियों को पीटा था। तो फिर तभी हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से चीजें चेंज हो चुकी थी। तो स्टूडेंट से जितने भी पैसे लिए थे जिनने, उन सभी पैसों को टीचर वापस कर रहा था। तो तभी वो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर इस लंबे बालों वाले ने किया जिस वजह से ये सारे की सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं। एमएससी टीचर की तरफ देख रहा था जिसके तो पसीने छूट रहे थे। दूसरी तरफ हमें जिन भी दिखाया जाता है जो कि एमएससी की तरफ देखे जा रहा था। जिन भी अपने मन में सोचता है कि आखिर प्रेसिडेंट इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा आखिर ये लड़का यहाँ पर इतना ज्यादा खास क्यों और आखिर इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कि मेंडूली और सियोन इन सारी बातों को सुन रहे थे। सियोन कहते हैं क्या अब इस एकेडमी का पूरी की पूरी इस एकेडमी का किंग है एमएससी। पर मेंडूली भी कहते कि हाँ शायद। तभी इन सारी चीजों को पाक भी अच्छे तरीके से देख रहा था। वो जानता था कि एमएससी अब क्या करना चाहता है। तभी हमें जिनो का सीन दिखाया जाता है जो कि एमएससी के साथ आगे बढ़ रहा था। जिनो के हाथ में काफी सारा सामान था। तो तभी वो एमएससी को कहता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें कैसे कर लेते हो? तुमने तो एक ही दिन में पूरी की पूरी एकेडमी का रूल ही चेंज कर दिया। तभी एमएससी कहता है कि सारी की सारी चीजें वैसी होनी चाहिए जैसे वो अच्छी लगती है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम इन कचरों
को कैसे अलग करोगे? तो फिर तभी जिनो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर तभी हमें पाक का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई काम कर रहा था, क्योंकि इस एकेडमी में जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सारे जो स्पेशल रिक्रूटमेंट की वजह से यहाँ पर आए होते हैं उनको यहाँ पे काम करना ही पड़ता है। तो तभी हम देखते हैं कि एमएससी और जिनो इस कचरों को अलग कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि इस जगह पर ये कोई गेम है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, हम सभी तो इस कचरों को अलग कर रहे हैं। आखिरकार ये यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? तभी पाक उसे बताता है कि हमारी दुनिया को बचाने के लिए। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे भाई को एमएससी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया। आखिर एमएससी की रियल आइडेंटिटी क्या है? मुझे तो इस लड़के के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये अब मेरे ऊपर हमला करने वाला है? क्या ये मेरे ऊपर हमला करेगा? तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं भी पलटवार करूंगा। लास्ट टाइम तो ये बच गया था, लेकिन अब ये नहीं बचेगा। मुझे एकदम से अचानक से इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। तभी एमएससी उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हारी बॉडी के अंदर क्यों एनर्जी। तो फिर ये दोनों उसी के बारे में बात करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। तो फिर पाक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो तभी पाक के कंधे पे कोई हाथ रखता है। उसको लगा कि ये एमएससी है जो कि मेरे ऊपर अब हमला करेगा। तो फिर वो तेजी से पीछे मुड़ता है। तो फिर वो देखता है कि वो मेंडूली होती है। फिर मेंडूली उन दोनों को कहती है कि क्या तुम वापस से यहाँ पर लड़ना चाहते हो? तभी पाक कहता है कि हम यहाँ पर लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम तो यहाँ पर इस कचरे को छांट रहे हैं। फिर मेंडूली बात करती है। तो फिर वो कहते हैं कि देखो, हम तीनों यहाँ पे ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट की वजह से आए हैं। फिर वो तीनों के तीनों यहाँ पर आपस में बात करते रहते हैं। तो फिर एमएससी मेंडूली की तरफ देख रहा होता है। उसको लगा था कि ये पाक को अच्छे तरीके से जानती है। तो फिर मेंडूली एक बार फिर से उनको कहती है कि क्या तुम यहाँ पे एक बार फिर से फाइट करने के बारे में नहीं सोच रहे थे? फिर पाक एमएससी की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेंडूली कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो फिर ये सुनने के बाद पाक और एमएससी एक दूसरे की तरफ देखते हुए काफी हैरान होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जो सीईओ होता है वो एमएससी और मेंडूली को अपने ऑफिस में बुलाता है। तो फिर वो सीईओ होता है, वो कहता है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर मेंडूली कहते हैं कि सारे लोग, वैसे तो हम यहाँ पर दो, लेकिन हम दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये बताइए कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो फिर तभी सीईओ बताते हैं कि तुम लोगों को एक काम मिला है। और ये बंदा ये बातें करते हुए काफी अपने अजीब फेस बना रहा था। तो फिर मेंडूली कहते हैं कि आखिर तुम इस तरह के फेस क्यों बना रहे हो? हम लोगों को काफी लंबे टाइम से काम नहीं मिल रहा था, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तो फिर तभी वो बंदा कहता है कि ये एक छोटा सा एक ड्रामे का काम है, इसीलिए मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो तुम्हें नाइट में जाना चाहिए, आज ही तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पे शूटिंग हो रही है। वैसे भी तुम्हारा कोई बड़ा रोल नहीं है वहाँ पे, इसीलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ। तो फिर वो एमएससी की तरफ अपनी कार की चाबी को फेंकता है। तो फिर वो कहता है कि तुम इसका यूज कर सकते हो वहाँ पर जाने के लिए, अब तुम्हारे भरोसे है सब। तो फिर तभी एमएससी कार की चाबी की तरफ देखता है। तो फिर वो कहता है कि क्या हम इस पर जाने वाले हैं? उसको सच में नहीं पता था कि कार कैसे चलाते हैं। तो फिर तभी मेंडूली सीईओ को कहते हैं कि ये मेरी ही तरह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसीलिए वो मेरी तरह कोई कार को ड्राइव नहीं कर सकता। तो फिर सीईओ थोड़ा हैरान होकर एमएससी से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और मिनी की ही अकेडमी में जाने वाले हो? फिर एमएससी कहता है कि तुमने मुझसे पहले कभी पूछा ही नहीं। तो फिर सीईओ कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया और ना ही तुम्हारे साइन करवाए थे। और इसके बाद तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि सीईओ अब कहेगा कि एमएससी को कि तू यहाँ से निकल। मेंडूली कहते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो फिर तभी सीईओ कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लो मेरा कार्ड और यहाँ से लेके जाओ इसको, ये लो कार्ड, बस तुम यहाँ से निकल जाओ, बस पकड़ो और यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही हाई स्कूल स्टूडेंट हो यहाँ पे। तो फिर तभी हमें बस का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एमएससी ने काफी सारा खाना खाया होता है, वो अभी भी काफी सारा खाना खा रहा होता है। तो फिर वो मेंडूली से भी मांगता है। तो फिर वो कहता है मेंडूली सीईओ ने कहा था इस जगह पर कि हम दोनों को बिल्कुल फ्रेंडली रहना है। तो फिर मेंडूली कहते हैं तुम यहाँ पर काफी कुछ खा चुके हो, तुम्हें अभी भी भूख लग रही है, तुम्हारे फेस के साइड पे क्रीम लगी हुई है, तुम उसको हटाओ पहले। तो फिर एमएससी सोने की एक्टिंग करता है। तो फिर एमएससी कहता है मेंडूली से, चलो ठीक है, तुम मुझे पाक के बारे में बताओ, तुम पाक के बारे में क्या कुछ जानती हो, मुझे सब कुछ जानना है। तो फिर मेंडूली कहते हैं कि पाक के बारे में, इसके बारे में तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों स्टार्टिंग से ही एक साथ पढ़े हैं। उसके भाई से भी मैं काफी सारी बातें की हैं, लेकिन उसका भाई तो हमेशा काम के चक्कर में रहता है, वो इतना ज्यादा बिजी रहता है कि अपने भाई के साथ भी नहीं रहता। पाक इस अकेडमी में काफी शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने कुछ किया तो मेरे भाई के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं और पाक यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आए थे, हम काफी सारे अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन हमारे बाकी दोस्त यहाँ से निकल चुके हैं। अकेडमी में क्या कुछ चल रहा था ये तुम अच्छे तरीके से जानते थे। बुली होने की वजह से काफी सारे हमारे दोस्त यहाँ से निकल चुके हैं। हमारे बाकी दोस्त तो चले गए, लेकिन हम इस अकेडमी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जैसे बच्चों का इस अकेडमी में पढ़ना एक सपना होता है, और सच में मेरा इस अकेडमी में पढ़ना एक सपने की तरह ही है। तो फिर तभी मेंडूली एमएससी को देख रही होती है जो कि नींद की एक्टिंग कर रहा था, यानी कि सोने की एक्टिंग कर रहा था। तो फिर मेंडूली कहते हैं कि नाटक करना बंद करो। तो फिर जिसके साथ ही एमएससी की भी एक्टिंग वहां पे बंद हो जाती है, लेकिन फिर एमएससी तो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर तभी मेंडूली उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आखिर
आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, मुझे बताओगे बिल्कुल क्लियरली। तो फिर तभी एमसी अपने मुंह को फेरते हुए कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। तो फिर तभी हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि एमसी और मेंडोली वहां पे पहुंच जाते हैं। तो फिर एमसी ने मेंडोली का बैग पकड़ा हुआ था, तो फिर वो कहता है तो यहाँ पर शूटिंग पे जा रही हो, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं तुम्हें फॉलो करूँ। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि तुम तो सच में यहाँ पर काफी मेरा दिमाग खराब करते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहती। तो फिर एमसी कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। तो फिर मेंडोली कहते हैं कि चलो छोड़ो इस बात को, वहाँ पे एक वैन खड़ी है जो कि शूटिंग स्टाफ वालों की है, तुम उसके अंदर जाके बैठ जाओ, जैसे ही मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो फिर एमसी मेंडोली की बात को मानते हुए उस वैन में जाके बैठ जाता है शांति से अपने बैग को। तो फिर वो अपने बारे में बात करता रहता है। तो फिर वो कहता है कि अभी भी चीजें मेरे लिए क्लियरली नहीं है, लेकिन कैसे मैं इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जान सकता हूँ। इसके बाद फिर वो एक बार फिर से पाक के बारे में सोचने लगता है अपने मन में, इसके बारे में और भी वो बहुत कुछ जानना चाहता था। वो जानता था कि कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर है। तो फिर एमसी कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानना, वो शांति से पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने दो। और भी कई लोग हैं इसके अंदर जो कि क्यूआई एनर्जी के बारे में जानते हैं, मैं उनसे भी इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता हूँ। तो फिर इसके बाद वैन का दरवाजा ओपन होता है, तो फिर हमें वही गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि एमसी को आके कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम इस जगह से भाग जाओगे। तो फिर एमसी कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं उस बंदे के बारे में बिल्कुल भूल जाऊं, लेकिन यहाँ पर तुम हो ना मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए। तो फिर ये बात सुन के गार्ड्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। एमसी कहते हैं चलो बताओ, मुझे बताओ कि पाक के साथ किसका रिलेशन अच्छा है, मैं पाक के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, तो चलो बताओ कौन है पाक का भाई। तो फिर तभी वो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। तो फिर वो एमसी से कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी पाक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारा शिकार करने आए हैं। तो फिर एमसी कहते हैं कि चलो तुम मुझे बताओगे कि तुम लास्ट टाइम मेंडोली के पीछे क्यों आए थे, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताना पसंद करोगे। तो फिर तभी जो गार्ड टीम का हेड होता है वो आगे बढ़ता है। तो फिर एमसी को कहता है बच्चे तुम इसी तरीके से बैठे रहो, मुझे तुम्हें नॉकआउट करना है। तो फिर वो एमसी के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता लेकिन फिर एमसी तो उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। ये सब कुछ देख के जो हेड होता है वो काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर तभी एमसी कहता है कि क्या तुम सारी चीजों के बारे में मुझे बताओगे, क्या मुझे यहाँ पर खड़े होने की जरूरत है, यहाँ पर इन सारी चीजों को बंद करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो फिर तभी वो जो गार्ड का हेड होता है वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे नॉकआउट कर दोगे पिछली बार की तरह, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करता है। तो फिर तभी जो उसके साथ जो गार्ड आए थे वो आपस में बातें करते हैं कि अगर इसने इस पावर का यूज किया तो आसपास की चीजों को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि जो गार्ड हेड होता है, तभी जो गार्ड हेड होता है वो उसके ऊपर हमला करना चाहता था। तो फिर तभी वो कहता है तुम नहीं बचोगे, तुमने हमसे पंगा ले लिया है, तुम यहाँ पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो लेकिन फिर भी तुम हमसे पंगा ले रहे हो। तो फिर तभी एमसी उनकी तरफ देखते हुए कहता है मैं यहाँ पर एक चीज तो समझ चुका हूँ, जब भी तुम गुस्सा या फिर फाइट करते हो तुम्हारी बॉडी से ये क्यूआई एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अपने हाथ से अटैक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इससे अटैक करूंगा। वो साइड में बने हुए नोक को उठाता है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये नोक ही काफी है, सच बताऊं तो मैं तुम लोगों को दर्द नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसीलिए मैं अपने हाथ का यूज नहीं करने वाला, बट साथ ही तुम लोग यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तो फिर इसके साथ ही जो बाकी लोग होते हैं वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर इस जगह पर काफी अपने आप को अच्छा मानते हो, लगता है तुम्हें थोड़ी सी पिटाई की जरूरत है। फिर जैसे ही वो गार्ड्स उसके ऊपर हमला करते हैं तो फिर तभी एमसी भी अपनी सीट से उठकर उसके ऊपर हमला कर देता है, उनको बहुत जरा बुरी तरीके से पीटता है। तो फिर एमसी वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी को सीट पे बिठाता है। फिर एमसी के हाथ में जो नोक होती है वो उसको दूसरे हाथ में फेंक देता है, यानी कि अपने ही दूसरे हाथ से फेंक देता है। दूसरे हाथ से पकड़ने के बाद वो किसी के सिर के ऊपर मारता है। तो फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है।